नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। भारतवर्ष में कोरोना विषैले नाल का काम कर रहा है। आए दिन मौतों का आंकड़ा 4000 के पार जा रहा है। भारत सरकार इन आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। आज की अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो वो बहुत ही डरावनी है। फिलहाल में उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत है। राजस्थान से कोरोना संक्रमण के बारे में एक अच्छी और एक बुरी खबर सामने भी आई है। बीते 24 घंटों में राज्य में 17,921 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केसों की संख्या अब तक 2 लाख से ज्यादा हो गई है। हालांकि राज्य के 15 जिलों में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फिलहाल खबर एक्सपर्ट कोरोना काल में शिक्षा के बारे में बात करेगा, क्योंकि कोरोना से शिक्षा को खत्म ही कर दिया, यानी कोरोना ने शिक्षा को खत्म कर दिया है। अब माँ बाप जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, इसके अलावा बच्चों को अन्य राज्यों में तैयारी करने के लिए भेजते थे, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया है। और कोविड पर लगाम लगी है, तब तक क्या होगा, यानी जब तक कोविड पर लगाम लगेगी तब तक क्या होगा शिक्षा का, ये पता नहीं है। इस सब पर बातचीत करने के लिए खबर एक्सपर्ट पर मौजूद है शिक्षा के एक्सपर्ट पैनल, जिनसे बात करेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर केपी सिंह जी राजधानी ग्रुप से, वही आरजीसीएसएम स्किल के चेयरमैन कोटा से है जी। वहीं दूसरे मेरे साथ मौजूद है कुलदीप माथुर, चेयरमैन लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति कोटा से है। वहीं संजय शर्मा, अध्यक्ष लॉर्ड कृष्ण एजुकेशन सोसाइटी कोटा, महासचिव प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी से। यहाँ हम जानते ही हैं कि पिछले 1 साल से शिक्षा का हाल बेहाल है। शिक्षा को भी कोरोना की नजर लगी हुई है, यानी कोरोना कुंडली मारकर शिक्षा पर बैठा हुआ है। कोरोना की स्थिति राजस्थान की क्या है और विशेष तौर पर कोटा की, क्योंकि कोटा अपने आप में शिक्षा का एक बहुत बड़ा भारत में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पिछड़ती शिक्षा की व्यवस्था पर क्या सरकार के इंतजाम हैं, जिस तरीके से, अब मेरा सीधा सीधा सवाल डॉक्टर केपी सिंह जी से है। जिस तरीके से कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है, ऐसे में इसकी बेहतरी शिक्षा के लिए सरकार क्या कर सकती है? डॉक्टर केपी सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से कोरोना का सबसे प्रभाव शिक्षा पर पड़ा है, ऐसे में इसकी बेहतरी शिक्षा को बनाने के लिए सरकार क्या कर सकती है? बिल्कुल योगेश कांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज अपने एक्सपर्ट एजुकेशनल जो पैनल में आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। जहां तक ये कोरोना के पीरियड में जो शिक्षा का क्षेत्र में जो हानि हुई है उसकी कल्पना करना भी अगर हम सोचें बहुत खतरनाक है। लगातार ये दूसरा साल चल रहा है। जहां तक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, और खास तौर से कोटा के अंदर तो आप ये मान के चलिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है। चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वोकेशनल हो, सब एजुकेशन का सत्यानाश हो चुका है। जी सरकार का, अगर हम ये सोचे कि सरकार या सरकार का कोई सहयोग अगर हमें मिला हो, ऐसा अभी कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है आ रहा है कि सरकार एजुकेशन पे कोई हमें सपोर्ट कर रही है या उनको करना चाहिए या उनको कोई ऐसे कोई प्लान बनाया हो उन्होंने कि इस तरह से करने। केवल बच्चों को प्रमोट कर देने से शिक्षा का बढ़ावा नहीं मिलेगा, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों को। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और बहुत बुरी स्थिति है अभी एट प्रेजेंट। माँ बाप सोच नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कि उनको करना क्या है। बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर रह रहे के पूरे एजुकेशन का पूरा हब, पूरी इंडस्ट्रीज जो थी कोटा की सब खत्म हो गई है। सड़कें वीरान हो गई हैं। जहां हजारों लाखों बच्चे जब सड़कों पे चला करते थे तो ऐसा लगता था हमारा कोटा की दिल्ली और बॉम्बे को भी मात करने वाला है। आज जब हम देखते हैं इतनी बुरी स्थिति, सुनसान इलाके, दोपहर के वक्त में हम जब देखते हैं कि केवल आंधी और तूफान के अलावा हवा चलती है, तो बिल्कुल सन्नाटा सा बिल्कुल छाया हुआ है। क्या हो गया है हमारे कोटा को? इस कोरोना ने
करोड़ों अरबों रुपए का जो टर्नओवर कोटा के अंदर हुआ करता था, सबका सत्यानाश हो गया। हॉस्टल व्यवसाय पूरा समाप्त हो गया है। इससे कई लोग मतलब जो जुड़े हुए थे, जिनका रोजगार चलता था, चाहे ठेले वाले हों, चाहे अखबार वाले हों, चाहे छोटे मोटे होटल्स है और हॉस्टल्स है, एजुकेशन पे बुक्स वाले, छोटे मोटे कई इस तरह के जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनका सबका रोजगार छिना है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। मैं संजय सर जी से बात करना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कितना प्रभावी है, जहां पर एक तरफ सरकारी स्कूल के अभिभावकों पर मोबाइल तक भी नहीं है। यानी संजय सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है, जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कितना प्रभावी है, जहां पर एक सरकारी स्कूल के अभिभावक पर मोबाइल तक नहीं है। जैसे सरकार ने पिछले कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन देने का प्लान बनाया, लेकिन वो किस तरीके से आप सक्सेस मानते हो आप उसे, संजय सर? जैसा कि कोविड के अंदर हमने परिस्थितियां देखी और उस परिस्थिति में बच्चों का ऑफलाइन स्कूल जाना बंद हो गया, तो विद्यालयों ने प्रयास किया था कि ऑनलाइन, और उसमें सरकारी एवं निजी दोनों विद्यालयों ने प्रयास किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति आ रही है, उस स्थिति के बाद ये देखने में आया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं, जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त भी है, और जो सरकारी स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है नहीं, तो जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कारगर नहीं हुई और बच्चे छोटी क्लास के जूनियर कक्षाओं के तो बिल्कुल ही पढ़ ही नहीं सके। साथ ही इसके अंदर जैसा कि कई स्टेट्स में हुआ है, और मेरा एक सुझाव है कि एक इस तरीके के टैबलेट्स, जो कि प्लान्ड टैबलेट गवर्नमेंट तैयार करे, जब इतने खर्चे हो रहे हैं और एजुकेशन के अंदर होते हैं, बुक्स पर होते हैं, वो सब व्यय नहीं हो रहे, तो उन टैबलेट्स के अंदर पूरा कोर्स हो, टीचर पढ़ाते हुए उस टैबलेट्स को बच्चों को सस्ती दर पर या सस्ते या निशुल्क, जहां पर सरकार जो अपना व्यय कर रही है उसके अंदर से बच्चों को निशुल्क वितरित किए जाए सरकारी विद्यालयों में, जिससे कि वो घर पर जिस समय नहीं अध्ययन हो रहा है, जब तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उस समय पर उस टैबलेट्स के माध्यम से उनको घर पर सारा कोर्स मिल जाए, उसके अंदर बैटरी रहे। इंटरनेट की फैसिलिटी के आधार पर अगर चलेंगे तो बच्चे, पिछला साल पूरा बिगड़ गया, अगले साल का कुछ पता नहीं है कब तक कोविड का संक्रमण रहेगा और कब तक इस तरीके से हमको बच्चों को, और छोटे बच्चों को शुरू से ही मार्च से, मुझे याद है पिछले वर्ष मार्च से उनको विद्यालय नहीं लगा, और उसके बाद भी केवल 6 से और 12 तक के विद्यालय खोले गए इस वर्ष भी। उसके बाद फिर ये स्थिति आ गई और अब लॉकडाउन हुआ। उनका ये दूसरा साल बिगड़ रहा है, और सरकार ने अभी तक, राज्य सरकार ने भी, जैसे सीबीएसई ने तो भी एक दीक्षा नाम का ऐप बना रखा है, एक उन्होंने ई पाठशाला के नाम से बना रखा है। इस तरीके का हमारी राज्य सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है, और बच्चों का बहुत बुरा हाल है, और पिछड़ जाएंगे राजस्थान के बच्चे अगर शीघ्र ही सरकार ने इस दिशा में, निजी एवं सरकारी दोनों ही जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि मान्यता प्राप्त विद्यालय भी राज्य सरकार के ही हैं, क्योंकि उन्होंने मान्यता दी है, और वो भी वही कार्य कर रहे हैं जो कि राजस्थान की जो शिक्षा का उनका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति निजी विद्यालय भी कर रहे हैं और सरकारी विद्यालय के अध्यापक भी कर रहे हैं। तो मेरा इसमें निवेदन यह है कि इस तरह की कोई ठोस योजना राज्य सरकार को गांव-गांव तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टैबलेट तैयार कराए, एक उस टैबलेट का वितरण हो और बच्चे घर पर पढ़ाई कर सकें, और जब भी विद्यालय ऑफलाइन खुले तो उनका कंटिन्यू उनकी पढ़ाई हो सके। कुलदीप माथुर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि राजस्थान एक तैयारियों के लिए हब माना जाता है, राजस्थान का कोटा, लेकिन वहां के हालात, जिस तरीके से जो भी कोचिंग सेंटर्स थे, कुछ एक रेंट पे भी थे, उनके हालत क्या है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्थिति बहुत डैमेज है, क्योंकि कोरोना पिछले 1 साल से आ रहा है, लग रहा है कि 1 साल और भी रहेगा, ऐसे हालात बने हुए हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? योगेश कांत जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से हम शिक्षाविदों को बात करने का अवसर दिया। स्वाभाविक तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोटा शिक्षा का काशी है, तो पूरे देश के बच्चे आते हैं। इस शहर को हमने छोटे से बड़े होकर देखा है, ये शहर किस तरह से पूरे देश में बच्चों को समा लेता है, मतलब एक तरह से लघु भारत कहा जाता है, और इस लघु भारत में पूरे देश का बच्चा आता है।
और जैसा कि मुझे लगता है इस समय कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दो इंडस्ट्री हुई, या तो टूरिज्म या एजुकेशन। तो जी स्वाभाविक तौर पर हम एजुकेशन इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसका बड़ा प्रभाव आया है। अभी पिछले दिनों कुछ लगने लगा था कि एक सेकेंड वेव नहीं आएगी और कोरोना पूरी तरह जा चुका है, तो कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उन्होंने काफी वापस तैयारी कर ली थी। कोटा में छोटे बड़े मिलाकर 10 बड़े इंस्टीट्यूशन है, 10-15 छोटे इंस्टीट्यूशन है, साथ ही यहाँ पे पेइंग गेस्ट की और उसके अलावा हॉस्टलों की, और यहाँ पे लोगों का बड़ा आत्मीयता रहता है, बच्चे बड़े याद करते हैं। अभी वो बच्चे अपने घरों में हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं कोचिंगों के माध्यम से। लेकिन मेरा मानना है जो फिजिकल एजुकेशन का लाभ होता है वो डिजिटल में नहीं होता, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में जब बच्चे मिलते हैं आपस में तो कहीं ना कहीं उनका तारतम्य और सामाजिक सामंजस्य भी बना रहता है। तो अभी कोटा थोड़ा सा परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय बाद हम वापस खड़े होंगे। और क्योंकि यहाँ पे एक मैंने देखा कोटा में लगातार रिजल्ट जो एक ऐसी चीज है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैकल्टी है, देश भर की मानी जानी फैकल्टी है, तो रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। कोटा के कोचिंग वाले बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। यहाँ के मैंने देखा जो यहाँ हमारे कोटा के जो आम निवासी हैं वो भी उन बच्चों को ऐसा रखते हैं जैसे वो अपने घर के बच्चे को पालते हों। इससे मुझे लग रहा है अभी हम छिटके जरूर हैं लेकिन रुके नहीं है। आप देखना 2 या 3 महीने बाद जैसे ये वेव जाएगी उसके बाद हम बाउंस बैक कहते हैं वैसे दुगनी गति से वापस लौटेंगे, क्योंकि माँ बाप को भी अब अपने घर बैठते बैठते उनको लगने लगा है कि बच्चे की कहीं ना कहीं पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि अभी पैरेलल में वैक्सीन लगाने की भी प्रक्रिया जारी है और शायद मुझे लग रहा है ये पीक होगा कोविड का, उसके बाद जैसे ये उतार आएगा तो मुझे लग रहा है कोटा बाउंस बैक कर जाएगा। इसलिए कोटा की इंडस्ट्री को बड़ा खतरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। डॉक्टर केपी सिंह जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, जिस तरीके से कोरोना काल में सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को पास आउट कर दिया 10th से, तो क्या आप मानते हैं वो कितना सक्सेस है? क्या बच्चों को भविष्य रहेगा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगता तो ये है कि जिस तरीके से पास आउट किया है, जो मेहनती बच्चे हैं वो भी हैं और जो नहीं भी हैं वो भी पास आउट किए गए। ये सही मानते हो या गलत मानते हो? आपका क्या विचार है इस बारे में? योगेश गांधी, इस प्रश्न का जवाब संजय शर्मा जी और कुलदीप माथुर जी बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है और मेरा सब्जेक्ट वोकेशनल एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन पे है। आप उस पे अगर स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत अच्छे ढंग से जवाब दे पाऊंगा। तो इस मैटर पे आप संजय जी से और कुलदीप जी से बात कीजिए। जहां तक स्किल डेवलपमेंट का जो प्रश्न है, पिछले 1 साल से 2 साल से जो भारत सरकार की कई प्रकार की स्कीम चला करती थी कौशल विकास योजनाओं की, वो लगभग ठप सी है। जो चलने का प्रयास करते, सरकार भी प्रयास कर रही है उसको चलाने के लिए, जो ही प्रयास करती है तो ही कोरोना आता है और वो बीमारी के संक्रमण के कारण उनके रोज नए नए आदेश आते हैं कि आज बंद, कल बंद और बंद। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी नहीं हो पा रहे। तो एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के जो प्रशिक्षण होने चाहिए वो भी नहीं हो पा रहे। और ऑनलाइन, मेरा आपसे बिल्कुल एक सीधा सा जवाब है कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, अल्टरनेट नहीं है, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। ऑफलाइन एजुकेशन का अपना एक अलग सिस्टम है। जब तक ऑफलाइन में क्लासरूम में बच्चा आके पढ़ेगा नहीं, उसकी बात अलग होती है, और ऑनलाइन एजुकेशन की अलग बात होती है। दोनों में अगर आप कंपटीशन करवा लेंगे तो ऑफलाइन वाला जो बच्चा है आपको मजबूत मिलेगा, ऑनलाइन वाला नहीं मिलेगा। केपी सिंह जी, जिस तरीके से आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट में काफी समस्या हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है जैसे कि जो लोग रेंट पर खोल के बैठे हैं स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को, वो कैसे सुचारू रूप से कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास रेंट देने के लिए नहीं है। वो तो ये लग रहा है कि सामान भी जब्त कर लेंगे जिनके यहाँ रेंट पर है। इस स्थिति में सरकार क्यों ठोस कदम नहीं उठाती? सरकार क्यों पीछे है? क्योंकि तब तो पहली बार कोरोना में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करा दी थी, लेकिन इस बार कोई इजाजत नहीं दी। आपने ये इतना बड़ा प्रश्न पूछा है कि हमारे दूसरे एक्सपर्ट आदरणीय कुलदीप माथुर जी बैठे हैं और मैं भी स्किल डेवलपमेंट का काम करता हूं, तो वो भी बहुत इस समस्या से पीड़ित हैं जितना कि मैं। हमारे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर और हरियाणा में और राजस्थान में कई जगह पर हमारे केंद्र थे,
और निश्चित रूप से ये लाजमी है कि हम उसको परचेज करके बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, हमने किराए पे लिए थे। किराए पे लेके जब स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बंद हुए या उसको टेम्परेरी उसको आगे आगे खिसकाया गया, तो हमारी हालत हम जानते हैं। नल, बिजली, पानी, स्टाफ के खर्चे नहीं दिए तो कई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हमारे बंद हो चुके हैं। मजबूरी बस हमें उनको बंद करना पड़ा, सरकार से हाथ जोड़ के करना था। अभी हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये पर्टिकुलर स्थिति नहीं आएगी। जी, तो कुलदीप माथुर जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस शिक्षा को कितना कारगर मानते हैं? जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट अब तो मुझे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार कोरोना से लड़ने में अभी कारगर साबित नहीं हो रही है। आप क्या मानते हो, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्रामों को फ्लॉप मान रहे हो या सरकार कुछ कर सकती है इस पर? आपका क्या विचार है कुलदीप माथुर जी? निश्चित तौर पर मैं डॉक्टर केपी सिंह साहब की बात का समर्थन करूंगा। हुआ ये पूरे सिस्टम में कि पिछले करीब 14 महीने से कोरोना रहने से ज्यादातर जो लोग सेंटर चला रहे थे वो लोग बड़े प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये एक नया क्षेत्र था, नए नए लोग आए थे इसमें। वो किराए पे रेंट लेते थे, किराए पे सामान लेते थे और बच्चों का ट्रेनिंग करा के उनका प्लेसमेंट कराते थे। लेकिन अब समस्या ये आई है कि जो पिछली बार जब कोविड में बंद हुआ तो बंद के दौरान जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे वो वापस चले गए। उन बच्चों को प्लेसमेंट कहीं कराया हुआ था तो वो बच्चे वापस चले गए। अब इसमें ज्यादातर सरकार की योजनाओं में कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्थाओं को कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो 150 बच्चों का एक बैच चलता था किसी सेंटर में वो अधूरा छोड़ गया तो सरकार उसको नील मान देगी। लेकिन इसमें ये माना जाएगा कि उनकी ट्रेनिंग लगभग खत्म होने पे थी। इसी तरह प्लेसमेंट अगर स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग संस्थाओं ने कहीं कराई थी तो वो बच्चे जब 1 महीना और 2 महीने का जॉब कर चुके थे तो सामान्य तौर पर सरकार तीसरे महीने की भी उनसे सैलरी स्लिप और प्रूफ मांगती है। तो उस समय कोविड के कारण पूरा देशव्यापी बंद हो गया था। तो मुझे लगता है इस स्थिति में ज्यादातर स्किल डेवलपमेंट शिक्षण संस्थाओं में बहुत भारी तौर पर घाटा हुआ है, क्योंकि वैसे भी ये सरकार की जो योजनाएं है, फ्लैगशिप योजना है, और ये बिना लाभ बिना हानि के ही संस्था वाले लोग कार्य करते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार को इस लेवल पे कंपनसेशन करना चाहिए। ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि कारण क्या है, देश में वापस बच्चों को आपको तैयार करना पड़ेगा। हमें आज भी सरकार ने, जैसे राजस्थान में पूरा लॉकडाउन है लेकिन श्रमिकों को बंद नहीं किया, क्योंकि इंडस्ट्री की आवश्यकता है। और इस इंडस्ट्री की आवश्यकता को लेते हुए स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर्स हैं उन कंपनीज को कहीं ना कहीं कंपनसेशन करना चाहिए, उनके लिए कोई राहत पैकेज आना चाहिए ताकि वो संस्थाएं दोबारा खड़ी हो सके और अपने देश के बच्चों को रोजगार देकर वापस देश को खड़ा करने में अपना योगदान कर सके। जी, जिस तरीके से कुलदीप जी आपने बोला कि कंपनियों को रिलैक्सेशन कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि पिछले साल भी कोरोना की मार से स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम फ्लॉप रहा। बहुत सारे बच्चे भी सक्सेस हुए लगे, लेकिन वो जॉब से छूट गए। इन दैट केस सरकार के बिना पेमेंट किए हुए बहुत सारी कंपनियां बैठी हुई हैं। इस केस में सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अब इतना तो नहीं है कि जिंदगी भर फ्री ऑफ कॉस्ट चला सके या उनके अंडर में सेंटर काम कर सके। इस संदर्भ में क्या करना चाहिए सरकार को? मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सरकार इसमें लगातार काम करती है कि कहीं ना कहीं गांव का बच्चा, शहर का वो बच्चा जो कभी भी ट्रेनिंग नहीं ले पाया वो ट्रेनिंग करके कहीं जॉब करे। कंपनीज भी बहुत भारी घाटे में है, आर्थिक घाटे में। मुझे लगता है राहत पैकेज में लगभग 20% पैसा उसके वर्क ऑर्डर का कंपनी सरकार को उनको राहत के रूप में प्रदान करना चाहिए, ताकि स्किल डेवलपमेंट के सेंटर वापस खड़े हो सके। जैसा कि सरकार ने बैंकों में और दूसरी जगह जहां जहां भी अपनी स्कीम निकाली है वहां स्कीम में इनको अपने वर्क ऑर्डर का 20% पैसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को देना चाहिए। जी, संजय शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल अब आपसे है। जैसा कि केपी सिंह सर ने कहा, जिस तरीके से संजय शर्मा जी को ज्ञान है, बिना पास आउट किए हाई स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को आगे कर दिया गया। उसमें होशियार और गवार दो तरीके की कैटेगरी को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ गया, सबको पास कर दिया गया। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सीबीएसई ने किया वो सही किया, या फिर ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकते थे, या फिर एग्जामों को टाला भी जा सकता था? क्या विचार है आपका इस बारे में संजय सर? सबसे पहले तो मैं एक्सपर्ट का, जो हमारे यहाँ जो हमारा चैनल है जिसने आज यहाँ एक्सपर्ट्स को बुलाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जो आपने प्रश्न किया, मैं उसमें एक कहावत मुझे याद आती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वार। मैं शॉर्ट में उसको कर रहा हूँ
तो ये जी, एक जी। तरीके का कोरोना का बहुत बड़ा युद्ध पूरे देश और विश्व में लड़ा जा रहा है। तो इसके अंदर जी, कुछ चीजों में थोड़ा बहुत ऐसी भी चीजें हैं जो कि हमको लग रही है कि उचित नहीं है, और कहीं ना कहीं और उसको एडजस्टमेंट करके, और एक बहुत बड़ी दूसरी चीज की भी हमें बचत करनी है, और वो है जान की बचत रक्षा करके। इसीलिए जी, सरकार ने विद्यालयी बच्चों को स्कूल जी, में सबसे अंत में खोला। जबकि आप देखिए कि जी, बाजार खुल गए थे, व्यवसाय खुल गए थे, और विद्यालय जी, सबसे अंत में जब पूरा सोच विचार कर खोले गए, तो ये जी, एक बड़ी असमंजस की स्थिति इस महामारी ने पैदा की थी। हाँ, ये जी, ज़रूर है कि अगर कुछ इसके अंदर इस तरीके का हल निकल सकता था कि परीक्षाओं को टालकर या ऑनलाइन किए जाते, तो शायद उन जी, बच्चों को जो बहुत प्रतिभाशाली थे, उनको थोड़ा जो फ़ील हो रहा होगा। लेकिन उनको भी मेरा ये आज निवेदन है कि जहाँ पर जी, हमारे भाई किसी समस्या में पूरा देश, तो हमें मिलकर हमारे देश की इस चीज़ के अंदर अगर कुछ त्याग या कुछ चीज़ को छोड़ना भी पड़े, तो हमें खुले दिल जी, से छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारा देश की एकता, हमारी एक देश की एकता हमें इस बहुत बड़ी समस्या से निजात दिलाएगी। दूसरी, जहाँ जी, तक स्कूल्स की बात आई है, मैं विद्यालय के लिए भी एक बहुत बड़ा निवेदन ये करना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा ही किसी देश का आधार होती है, जी, और उसको आज उसमें जो पढ़ाने वाला अध्यापक है, वो कम से कम लाखों की संख्या का पूरे राजस्थान के अंदर पिछले वर्ष से बेरोजगार हुआ। उसके जी, बाद भी जो विद्यालय संचालक है, उसने उनको ऑनलाइन कक्षा संचालित करते हुए जैसे भी उनका सहयोग किया है। लेकिन जी, सरकार से हमारी मांग ये हमेशा से रही है कि जैसे अन्य क्षेत्रों में आपने राहत पैकेज दिए हैं, जो शिक्षा जी, का आधार है, जिसके आधार पर पूरे देश का ढांचा खड़ा हुआ है, सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स उसी बेसिक एजुकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, सरकार ने जी, उसकी राहत के लिए, उसके पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए अभी तक कोई विचार नहीं जी, किया। तो ये एक जी, बहुत बड़ा एक विषय है। इसको जी, सरकार तक मैं दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्यालयों को, निजी विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों तक में भी सरकार की शिक्षा नीति का बढ़ावा कर रहे हैं, आज वो संकट जी, में, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ जी, राहत पैकेज अगर निकाला जाए, तो वापस से ये जो शिक्षा हमारी बिगड़ रही है, जैसा कि आपका विषय बहुत अच्छा है आज, कि ये जो शिक्षा जी, बिगड़ती शिक्षा को सरकार सहयोग कर दे, तो हमारा जो जी, नौजवान है, जो इस देश को आगे ले जाएगा, उसको वापस जी, से खड़े होने का मौका ये शिक्षा क्षेत्र दे पाएगा, विद्यालय दे पाएंगे। ऐसा सोच सकारात्मक जी, हमारी सरकार को, शिक्षा मंत्रियों को, ये पूरे देश के और राजस्थान के, खास तौर से मैं तो राजस्थान की बात करूंगा, उनको सोचना जी, चाहिए कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर उनके जी, उनकी एजुकेशन का काम कर रहे हैं। वो उन्हीं के जी, मातहत, उनके मान्यता प्राप्त लेके काम कर रहे हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें मिलकर, जी, वहां पर पढ़ने वाले बच्चा तो राजस्थान का ही है, चाहे वो निजी जी, क्षेत्र में पढ़ रहा हो, चाहे सरकारी में पढ़ रहा हो, वो तो आप ही के अंडर में जी, बोर्ड के अंदर परीक्षा देता है, आप ही से जी, मान्यता लेता है। तो दोनों को एक साथ उनको उठाने का प्रयास करना चाहिए, तभी राज्य का विकास होगा। और जी, राहत जरूर पैकेज के बारे में जी, राज्य सरकार सोचे निजी विद्यालयों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे विद्यालय हैं कि जहां पर जो वहां पर ऑनलाइन शिक्षा नहीं होने के बाद आज उनके यहाँ आर्थिक संकट आ रहा है। कई विद्यालय संचालकों ने सुसाइड किया, ऐसी खबरें आई। लेकिन फिर भी जी, हम लोग एसोसिएशन के नाते उनका मनोबल बढ़ाते हुए सभी को ये कह जी, रहे हैं कि भाई समय आएगा, लेकिन सरकार से जरूर ये अपेक्षा है जी, कि वो इस शिक्षा को वापस से देखे और राहत पैकेज की जी। जरूर शीघ्र घोषणा करे। संजय शर्मा जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। इस शिक्षा के न चलने के कारण बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो कि अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन आज वो परिवार भूख की कगार पर है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इस संदर्भ में सरकार को क्यों ना ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर सही है, अध्यापक सही है, वो बच्चों के भविष्य को चमका सकता है, तो सरकार क्यों नहीं इनके लिए कुछ कर सकती है। यही मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार उन शिक्षकों के लिए कुछ ऐसा राहत कोष निकाले कि उनको पता है कि विद्यालय नहीं चल पा रहे और उसका पूरा परिवार उस पर चल रहा था। ऐसे शिक्षक थे जी, जिन्होंने बरसों शिक्षा का कार्य किया। आज जब ऐसी स्थिति में, जब बच्चे कहीं पर तो जहां ऑनलाइन सक्सेस हुई वहां पर फीस दे पाए हैं, पर जो ग्रामीण जी, क्षेत्रों में नहीं चल पाई वहां पर फीसें ऐसे ही आई हैं। फिर भी जितने अध्यापकों को विद्यालय चला पाया, नहीं चला पाया, तो सरकार को इस बारे में विचार करके ऐसे अध्यापकों के संबंध में तो कम से कम उनको, और विद्यालय भी, उसके जो जी, विद्यालय का संचालक है उसका नल और बिजली, जो कि जी, और जगह स्टेट्स में माफ की गई है, हरियाणा में की गई है कई स्टेट्स में, तो कम से कम बिजली का जी, बिल और पानी का बिल और ऐसे जो व्यय हो रहे हैं अनावश्यक व्ययों जी, में भी सहयोग करते सरकार, तो एक राहत मिल जाएगी निजी विद्यालयों को। जी, जी, जी।
डॉक्टर केपी सिंह जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि आपका जो पकड़ है वो केंद्र सरकार तक है। आपकी पकड़ केंद्र सरकार तक बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग से है। जिस तरीके से कोरोना ने शिक्षा को खत्म कर दिया है, केंद्र सरकार को क्यों ना इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आप केंद्र सरकार से बहुत ही नजदीक यहाँ है आपकी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार को कुछ सजेस्ट करें इस बारे में। सरकार के मैटर पर देखो, ऐसा है योगेश जी कि अभी जो कोरोना पीरियड है इसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी को सब पता है, और हमारे संजय शर्मा जी हो चाहे कुलदीप जी हो, ये सब क्या है कि ओम बिरला जी के टच में है। और यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र की जो भी हानियां हो रही हैं, जो भी उनकी यहाँ की गतिविधियां हैं, कोटा के जो नुकसान हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, ये सब उनकी नॉलेज में है, क्योंकि ये उनका लोकसभा का क्षेत्र है। बहुत ही बारीकी तरीके से उनको सब चीजें पता है। और हमारे अलावा भी और कई एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के, वो भी उनको बराबर जानकारियां देते रहते हैं। और बस इंतजार इस चीज का है थोड़ा, क्योंकि अभी प्रकोप कोरोना का इतना ज्यादा है कि पूरे विश्व में, खासतौर से इंडिया के अंदर उसकी हालत आप सभी लोग जानते हैं। डेली इतनी मौतें हो रही हैं मिलने जुलने वालों की कि देख के दिल दहल रहा है हमारा। अखबार उठा के देखो तो पूरे पेज भरे पड़े हैं। पहले एक दो फोटो आया करते थे उनके, जब सुबह आजकल अखबार पढ़ने का मन नहीं करता, आंखों में आंसू आते हैं कि हो क्या रहा है। पेड़ में जब पके हुए आम लगे हुए होते हैं ना, ऐसे करके टपक रहा है आदमी। आज मैंने फेसबुक उठा के देखा, अभी आधे घंटे पहले 8 मिलने वाले हैं मेरे जो कि एक्सपायर हुए हैं, पति पत्नी सहित एक्सपायर हो गए। तो ऐसे पीरियड में मेरा यह मानना है कि सबसे पहले भारत सरकार को कोरोना जैसी भयंकर संक्रमण वाली बीमारी पे लगाम लगाए, पूरी तैयारी के साथ। जो भी कमियां हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे वेंटिलेटर हो, हॉस्पिटल हो, उस पर सबसे ज्यादा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा दिमाग, जो उनका माइंड है, पूरा इस पर लगे। और जो मानव जाति का हमारा जो हास हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जब मानव जाति ही नहीं रहेगी और चीजें नहीं रहेंगी तो शिक्षा का भी लेना देना क्या है, कहाँ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले उनके चेहरे पे खुशहाली आनी चाहिए। अभी जो देख रहे हैं, जो हालात, चेहरे मुरझाए हुए हैं, लोग रो रहे हैं, इधर देखो तो कोई हंस रहा है, इधर देखो तो कोई रो रहा है। सबसे पहले भारत सरकार से मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले कोरोना जैसे संक्रमण की बीमारी को तुरंत उसको रोका जाए, उसके रोकथाम के लिए ठोस प्रयास किए जाए। जी, अगर कोरोना के इंतजाम की बात कर रहे हैं डॉक्टर केपी सिंह जी, मैं आपसे एक चाहूंगा कि विपक्ष तो हमेशा केंद्र पर उंगली साध रहा है, कि विपक्ष कहता है कि केंद्र सरकार अब कोरोना पर लगाम नहीं लगा रही है। उधर राहुल गांधी उंगली उठाते हैं, उधर अखिलेश यादव उंगली उठाते हैं, उधर अन्य नेता भी उंगली उठा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं ले रही, जबकि विदेशों से भी सहायता मिल रही है? इसमें क्या कहेंगे आप केंद्र सरकार की बात करते हैं। केंद्र सरकार का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है जी। इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कोटा लोकसभा क्षेत्र को अगर मैं कहूं, मैं भी आदरणीय ओम जी बिरला के जो कोविड हेल्पलाइन सेंटर का एक उनकी जो कोर कमेटी का मैं मेंबर हूं, मैं भी एक पर्टिकुलर एरिया को मैं देख रहा हूं। घर घर जाके हम लोग क्या है कि मेडिसिन किट लोगों को बांट रहे हैं जी। अगर उनका ये मैनेजमेंट नहीं होता, कोरोना की जो इनिशियल स्टेज पे जब बीमारी पॉजिटिव के रूप में जब पकड़ में आती है, वो तुरंत उनके घर तक मेडिसिन किट पहुंच रही है। हेल्पलाइन सेंटर के जरिए चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे अन्य दवाइयां हैं, तुरंत उनको उपलब्ध कराई जा रही है। कोटा में ऑक्सीजन भी जामनगर से आई है, वहां पर भी पहुंची है। यहाँ पर कई ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है। ये सारा प्रयास केवल ओम बिरला का है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सेंट्रल में बैठे ओम बिरला जी अगर कोटा शहर को का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते तो यहाँ इतनी मौतें होती कि शमशान भर जाते। बहुत रोका है उन्होंने इनिशियल स्टेज पे, इसको कवर करके उनकी पूरी टीम ने इसको बहुत रोका है, समय पर उसको किया। अब देखिए रेमडेसिविर की बात है तो रेमडेसिविर तो की एक जो इसका प्रोडक्शन है वो एक लिमिट में है।
एक एक रेमडेसिविर की एंट्री होती है, एक एक रेमडेसिविर की गिनती होती है, सारी चीजें होती है। तो वो रेमडेसिविर की तो कमी है और रहेगी। अभी आज कल की तारीख में 4000 रेमडेसिविर हमारे कोटा के अंदर आए हैं। जितने भी लोग थे सबको रेमडेसिविर आवश्यकता के अनुसार उनको लगाए गए हैं। ये केंद्र सरकार का ही एक प्रयास है, क्योंकि कोटा के ऊपर पूरा ध्यान है। यहाँ तक कि जितनी व्यवस्था चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे अन्य लेवल की हो, बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार कोरोना पे कोई काम नहीं कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और विपक्ष का काम तो नुक्ताचीनी निकालना है, वो निकालेंगे वो लोग। पर जब तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से आंधी की तरह ये बीमारी आई है। तो उस आंधी में कई लोग चपेटे में आए हैं। समस्या भारी है, पर धीरे धीरे करके पार हो जाएगी। कुलदीप माथुर जी, कोटा एजुकेशन का हब माना जाता है, जहां लाखों छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्लासेस के जरिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में संचालकों का क्या हाल है, उनका क्या होगा सर? इस बारे में आपका क्या कहना है कुलदीप माथुर जी? स्वाभाविक तौर पर पूरे देश में, और मैंने जैसा कि अभी पहले भी बताया कि यहाँ हमारी इंडस्ट्री को इस अर्थव्यवस्था ने बहुत नुकसान किया है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब मैं संचालकों से बात करता हूँ तो ये बात स्वाभाविक है कि एक दिक्कत है, क्योंकि सब लोगों के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, करोड़ों रुपए के लोन थे, बसें वगैरह जो चलती है वो सबके लिए एक सिस्टम रुक सा गया है। फीसों के मामले में भी हमारे यहाँ लगातार पिछले 1 साल से फीसों का बहुत 90% स्कूलों में फीसें नहीं आई है। और यहाँ पे क्योंकि अभिभावकों से स्कूल वालों के रिश्ते अच्छे होते हैं, तो कई बार अभिभावक की मजबूरी को देखते हुए भी स्कूल वालों ने निभाया है। तो मुश्किल का दौर है, क्योंकि स्कूलों में वैसे भी क्या होता है कि 85% पैसा आपको बजट में खर्च उसी साल करना पड़ता है। तो पिछले साल जब कोविड आया तो मार्च के महीने में आया था, तो किसी के संस्था के पास, स्कूल कॉलेज के पास अपनी बचत नहीं थी, और ये पूरा साल भी लगभग ऐसा कटा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि कई अभिभावक इस दौर में बेरोजगार हो गए हैं। उनकी अगर आर्थिक संकट आएगा तो स्वाभाविक तौर पर स्कूल पर भी आर्थिक संकट आना लाजमी है। मनुष्य की प्राथमिकता शिक्षा की जगह मेडिकल हो गई है, मेडिकल में उसको जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। तो शिक्षक समुदाय, शिक्षण संस्था मालिक समुदाय परेशान तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले बताया आपको, कि हम इस सब चीजों से कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। लेकिन अभी जो डॉक्टर केपी सिंह साहब ने कहा कि अभी तो हमारी प्राथमिकता कोविड से लड़ने की है, हम जान माल का कम से कम नुकसान खाएं, और बाकी जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति तो इस कोविड के जाने के बाद की जा सकती है। जी जी। संजय शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से शिक्षा की हानि कोविड के चलते हो रही है, लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूं या फिर मैं एपी की बात करूं या मैं राजस्थान के कुछ एक कॉलेज की बात करूं, तो कुछ एक स्कूल्स ऐसे हैं जहां गार्जियंस को हर हालत में ऐसे कोविड वाली फीस देनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चे का नाम चल रहा है और स्कूल संचालक कहते हैं कि फीस जमा करो, यानी एक जबरन फीस जमा करवाई जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को भी कुछ निगाह साधनी चाहिए कि नहीं साधनी चाहिए ऐसे स्कूलों पर? आपका क्या विचार संजय शर्मा? इस तरह की तो कोई बात ज्यादा मेरी नॉलेज में आई नहीं है कि जबरदस्ती। तो अभी जैसा भी कुलदीप जी ने भी बताया कि ज्यादातर संचालकों से अभिभावकों का जुड़ाव होता है, और बचपन से जब बच्चा वहां पढ़ता है तो आपसी संबंध भी होते हैं, और ये सारी चीजों को विद्यालयों ने बहुत सुंदर तरीके से उनको सहयोग किया है। अब जहां पर टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और टोटली क्लासेस चल रही हैं, और पेरेंट खुद पूरी मर्जी से दे रहा है कि भाई मेरे बच्चे को ऑनलाइन उसको स्वीकार है, और वो उसको उसके पास सारे सिस्टम्स भी हैं, सभी तरह का कैडर के स्कूल्स हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से स्कूल्स के अपने अपने कैडर्स हैं, जिसका लेवल है, जहां पर ये कोई जबरदस्ती नहीं होती कि अभिभावक को ये कहा जाए कि नहीं तुम आओ और यहाँ एडमिशन लो। जैसे कि हम कोई, मान लीजिए कोई यात्रा करते हैं या हम कहीं ठहरने का कोई स्थान, तो अपने लेवल के अनुसार हम अपना चयन करते हैं कि हम यहाँ रुक सकते हैं। जी। तो सभी तरह की शिक्षा की व्यवस्था भारत देश में, राजस्थान में है, सभी तरह के विद्यालय, और उसका चयन करने की भी पूरी पूरी छूट है। और
जो मध्यम स्तरीय, फिर बिलो मध्यम स्तरीय, फिर सभी तरह के, जैसे जहाँ बिल्कुल फीस नहीं है वहाँ सरकारी विद्यालय भी है, वहाँ भी एक फीस ली गई अभी, लेकिन वहाँ भी ऑनलाइन नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी एक मिनिमम फीस सरकारी विद्यालयों में कुछ ली जाती है, लेकिन वहां भी ऑनलाइन शिक्षा नहीं हुई है, तो वो फीस भी मेरे हिसाब से तो वापस सरकार को भी लौटा देनी चाहिए। तो इस तरीके की बातों पर तो ये विवादास्पद है, और कुछ लोगों को हो सकता है कोई परेशानी हुई हो, पर आप देखिए पूरे भारत देश के अंदर मेरी कई अभिभावकों से बात हुई जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चे ऑनलाइन बढ़िया पढ़ रहे हैं। क्या करें, मजबूरी उनको इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर ऑनलाइन परिप्रेक्ष्य को भी स्वीकारा जा रहा है, और इस मजबूरी में अगर नहीं स्वीकारते हैं तो फिर कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। लेकिन जहां विकल्प नहीं है, मैंने पहले भी कहा, जहां विकल्प नहीं है वहां राज्य सरकारों को कुछ योजना बनानी ही होगी, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है साक्षरता की, शिक्षा की। जो वो व्यय करते हैं विभिन्न फंड, उस फंड में से वो कुछ इस तरीके का आराम से कोई अध्यापकों की एक टीम बना करके पूरे कोर्स और पाठ्यक्रम को एक टैबलेट के अंदर लगा के हर पाठ का पाठ कैसे गृह कार्य करना है, और उसको अगर घर घर तक पहुंचा दिया जाए टैबलेट को, तो बच्चे को घर पर अभिभावक आराम से पढ़ा सकता है। जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है लॉकडाउन वाली, या बच्चे को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा, तो उसकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन की फीसेस के लिए जबरदस्ती हुई है। जी शर्मा जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के चलते। शिक्षक को आधा वेतन दिया जा रहा है और नहीं भी दिया जाता है कहीं कहीं। तो ऐसी स्थिति में अभिभावकों को ही लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उठाना लाजमी है। जब टीचर को 50% सैलरी मिल रही है तो अभिभावकों को भी 50% फीस जमा करने को कहा जाए अगर कोरोना में जमा करे तो। ऐसी स्थिति हमने जो तुलना करी है वो केवल करी है उसकी तनख्वाह से की, उसकी आधी कर दी जाए। जी आप ही जैसे कि पहले भी चर्चा में हमने सुना कि विद्यालय के बिना चले भी नल बिजली के तमाम बिल आ रहे हैं। उसने अगर बस का इंस्टॉलमेंट लिए ऋण लिया है तो उसका ऋण विद ब्याज उसको देना है। अगर उसने उसका भवन बनाने के लिए बैंक से ऋण ले रखा है तो उसको विद ब्याज उसको चुकाना है। उसके लिए कोई छूट सरकार ने नहीं करी है। तो अगर ऐसे हिसाब किताब कोई बना रहा है तो वो गलत बना रहा है, क्योंकि विद्यालय का इन्वेस्टमेंट करने के वाले को मालूम है कि उसको कितनी बैंकों में ब्याज देनी है और वो अपने घर का पालन कैसे कर रहा है और अध्यापकों को कैसे मैनेज कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो जब तक कोई उसकी गहनता में नहीं घुसेगा कि उसके व्यय क्या है, कितने उसको व्यय कर रहा है, तो ये साहब तो मैं मान नहीं सकता कि ये उचित है। जी डॉक्टर केपी सिंह जी, जिस तरीके से कंप्यूटर एजुकेशन में इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं होती, वहां 5, 4, 3, 2 इस तरीके से लोग आते हैं। अगर सरकार इस तरीके से कुछ नियम बनाए कि बच्चों को पढ़ने आया जा सके कोरोना के कोविड के नियमों का पालन करते हुए, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या ये हम फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से अगर सरकार रियायत देती है तो? बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार की गाइडलाइन की पालना तो हमें करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, तो अगर आधा कर दे, 25 बैठने की व्यवस्था कर दे, तो कंप्यूटर एजुकेशन जो भी प्रोवाइड करवाता है तो वो करेगा, इस तरह की व्यवस्था करेगा। पर जहां तक मेरा वो है कि कंप्यूटर एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग में आती है, और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो सेकेंडरी पोजीशन है। पहले 9, 10, 11, 12 पहले बच्चा ये जरूरी है। जब स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता था, पढ़ने के बाद जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब उनके माँ बाप कहा करते थे क्या करेगा, जाके कुछ 1 साल का कोर्स कर लो, 6 महीने का कोर्स कर लो, सिलाई कढ़ाई बुनाई और अन्य जो भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हुआ करते थे वो कर ले। जब स्कूली एजुकेशन पूरा बंद है तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग तो सेकेंडरी है, इसलिए बच्चा नहीं आ रहा। रही बात सरकार की, अगर सरकार गाइडलाइन जारी करेगी एजुकेशन के लिए तो वो सबके लिए होगा, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे वो कॉलेज के लिए हो, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हो। और मेरे हिसाब से भले चाहे कम संख्या में करे, अभी नहीं, जब थोड़ा सा ये कोरोना का थोड़ा सा डाउन हो, जब स्थिति थोड़ी सी सुधरे, इस तरह की गाइडलाइन कर दे। पर इससे क्या काम चलता रहेगा, एक रोटेशन हमारा भी घूमता रहेगा। पर बिल्कुल बंद करना, बिल्कुल समाप्त करना, इससे अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी डॉक्टर केपी सिंह जी, मैं चलते चलते आपसे ये सुझाव मांगता हूँ कि खबर एक्सपर्ट इस तरीके से एजुकेशन के मामले में अभिभावकों की और स्कूल संचालकों की और एक्सपर्टों की राय ले रहा है,
कि सरकार को क्या करना चाहिए? लास्ट समय में आप चलते चलते कोई पॉइंट बताएं कि ये करे तो ये रहेगा, ये सरकार ये करना चाहिए सरकार। सरकार को ये अभी फिलहाल ये कोरोना जो भी हल्का मतलब इस बीमारी को थोड़ा सा रुक जाए, तो रुकने के बाद इसको धीरे धीरे करके स्कूलों को खोलना चाहिए, एक निर्धारित गाइडलाइन जारी करके 50% की कैपेसिटी में स्कूल खुले, स्कूल कॉलेज या कोई वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो उनको खोलना चाहिए। खोलने से क्या है कि धीरे धीरे से अर्थव्यवस्था डामाडोल जो अभी चली हुई आ रही है वो उस पर एक असर होगा। जो स्कूलों की जो हालत, एजुकेशन की जो हालत अभी खराब हुई पड़ी है वो धीरे धीरे करके सुधर जाए। और सरकार को एक जो जिनकी हालत बहुत खराब है या नहीं है या जो भी है एक निर्धारित उनको पैकेज बना के थोड़ी सी राहत भी उनको देने का करे, ताकि क्योंकि एजुकेशन वाले जो भी हैं वो भी एक सरकार का ही पार्ट है। हम भी बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें एक अलग थलग न करके एक निर्धारित पैकेज दिया जाए, ताकि जब स्कूल कॉलेज वाले हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग वाले हैं सबको एक राहत दी जाए, ताकि उनको उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। कुलदीप जी, जिस तरीके से अभी तीसरी वेव से आने को है, चलते चलते मैं आपसे विचार मांगता हूं कि हमें और सरकार को कैसे कॉम्बिनेशन बिठाकर आगे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तीसरी वेव बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। इस केस में आपका क्या विचार है? मेरा मानना है सरकार तो रेगुलर काम कर ही रही है, लेकिन आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने बताया कि हाथ साफ करें, बार बार 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, लेकिन मैंने ये देखा राजस्थान में, जो कि मैं जहाँ आता हूँ, अभी पिछले 10-15 दिन में इतने ज्यादा शादी ब्याह हुए कि गांव-गांव में शादी हो रहे हैं और इससे कोरोना गांव-गांव में फैल गया है। सरकार अपना कार्य कर रही है, लोग सरकार को आसान कहते हैं, गाली देना उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन हमने इस कोविड के प्रसार को रोकने के लिए क्या किया, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लग रहा है इसमें सरकार को के साथ साथ आम आदमी को समझना पड़ेगा, तीसरी वेव रोकने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। हम सरकार के बताए हुए निर्धारित सिस्टम को फॉलो अप करें, उनका सरकार का जो मार्गदर्शन आता है वो बार बार माने, ताकि तीसरी वेव आने को रोकी जा सके। हम केवल सरकारों को दोष देकर काम करते रहे, ये अच्छी बात नहीं। आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये बहुत महामारी है, बहुत बीमारी है, बड़े बड़े विकासशील देश, विकसित देश इससे डर गए हैं। हमें भी हमारे लोगों को ये समझाना चाहिए, और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि आप जनता को अवेयर करते रहें। गलतियां हमारी है, हम लोग बिल्कुल सरकार का पालना नहीं कर रहे हैं और बाद में फिर सरकार को दोष देते हैं। तो आप अपने जो भी आपको देखते हैं उनको आप बार बार इस चीज के लिए मेरा मानना है सचेत करते रहें, और जो भी सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसका आम आदमी जरूर पालन करे। संजय शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है और चलते चलते आखिरी सवाल है। ग्रामीण अंचल में कोरोना ने पैर पसार ली है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप खबर एक्सपर्ट के माध्यम से क्या कहना चाहोगे, लोग किस तरीके से जागरूक हो, क्योंकि कोरोना भयावह बीमारी है जिससे कोई नहीं बच पा रहा है। जैसा कि आजकल पूरा सोशल मीडिया गांव-गांव तक है, और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सभी ग्रामीण क्षेत्र के और सभी क्षेत्र के लोगों से, जैसा कि मैंने भी एक बार पढ़ा कि जापान ने किस तरीके से आने वाली इस महामारी को नियंत्रण किया और वहां के लोगों का क्या उसके अंदर रोल रहा। तो अगर ये सारी जनता इस बात को समझे कि वहां पर लोगों ने खुद उसको कंट्रोल करने के लिए सारी गाइडलाइन की पालना की, यहाँ तक कि उनके यहाँ तो ये भी रिवाज है कि यदि नॉर्मल वे में भी किसी को खांसी जुकाम या कोई इन्फेक्शन है तो वो मास्क लगाकर ही बाहर निकलता है। तो हमें कुछ ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के भी कुछ अच्छाइयों को सोच के अपना लागू करना होगा, और हमारी जो जिद है कुछ ऐसी जिद को हमें हटाना पड़ेगा। साथ ही एक और बात जो सरकार की आप पूछ रहे थे कि सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो इस क्षेत्र में भी मेरा ये निवेदन है कि साहब सरकार जिस तरीके से अनन्य विकास कार्यों की और मदों पर व्यय करती है, तो जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो देखने में स्थिति आई, तो कहीं ना कहीं इस पर एक जो वहां पर जो कार्यरत जो बड़े अधिकारी हैं और जो वो टैलेंटेड लोग वहां ऊपर की बेंच पर बैठे हुए, उन्हें विचार करना चाहिए कि एक जो स्वास्थ्य का और जो जान की कीमत का विषय है जो अन्य देशों में बहुत महत्वपूर्ण है, वो ठीक है महामारी में सभी पूरे विश्व में हुआ है, लेकिन फिर भी उस दिशा में हमें आगे की जो थर्ड वेव की बात आपने की, एक्सपर्ट ने की है,
उस थर्ड वेव जी। की तैयारी में सरकार भी उसी तैयारी को पूरा एनालिसिस करके अगर करती है तो हमें बहुत सारी जान की कीमत को नहीं खोना पड़ेगा, हमारे नागरिकों की रक्षा होगी। साथ में जी। जैसा कि हमारे अन्य भाइयों ने, माननीय कुलदीप जी ने और हमारे केपी सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसी का समर्थन करता हूं कि सभी जी। नागरिकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक गाइडलाइन की पालना करनी है, मास्क को अपनाना है, अपने हाथों जी। को धोएं, चाहे वहां सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का उपयोग करें, साबुन का उपयोग वहां जी। किया है, और एक डिस्टेंस जी। मेकिंग करके बात करें। और शादी ब्याहों में अगर हम थोड़े दिन इस चेन को तोड़ देंगे तो सरकार की बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि अस्पतालों में वास्तव में इस तरह की सुविधाएं सरकार कितनी भी करे, अगर बहुत सारी बाढ़ आ जाएगी तो सरकार की भी कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। तो उसकी चेन को तोड़ने का सहयोग हम सब नागरिकों को मिलजुल कर करना होगा, और इस थर्ड वेव को आने ही नहीं दें, ऐसा हमारा जी। मिलजुल कर प्रयास हो। बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपर्ट चैनल का कि जो इतना जी। जी। तीनों एक्सपर्ट का एजुकेशन एक्सपर्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया। खबर एक्सपर्ट इसी तरीके से एजुकेशन से संबंधित बातें आपके सामने लाता रहेगा। ये कोटा से हमारे साथ एक एक्सपर्ट टीम खबर एक्सपर्ट पर जुड़ी हुई थी, जिन्होंने शिक्षा पर हमें विधिवत ज्ञान दिया और शिक्षा को किस तरीके से आगे ले जाना है ये भी बताया, और शिक्षा पर किस तरीके से सरकार क्या कर सकती है ये भी कुछ न कुछ उन्होंने बताया। तो खबर एक्सपर्ट पर देखने के लिए सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर सब कुछ नया है। सोच नई, अंदाज नया है। सिस्टम वही, सरोकार नया है। कराया है ना, आपने वास्तविक एग्जाम कैसे कराया है ना। व्यक्ति को बिना किसी अति आवश्यक कार्य के बाहर निकले जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए। यहाँ पर एक बहुत ही सुरक्षावाद प्रशासन की यह नाकारा हरकत सामने आई है। आवाज वही, बुलंदी का जज्बा नया है। आम जनता की क्या समस्या है, हम आम जनता से पूछेंगे। माननीय सांसद जी के कोटे से आज सोलर लाइट जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, लाइट मिली आपको? अभी कार्य चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव। शब्द वही, लेखनी का प्रहार नया है। पक्का करेंगे, सब करेंगे। नरेंद्र मोदी जी से सवाल है कि जब सिंगापुर में इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय राजनेता जा रहे हैं तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिंगापुर की तर्ज पे क्यों नहीं बन सकता है। मजबूत कदम, इरादे नए हैं। क्योंकि खबरें दिखाने का हमारा ये अंदाज बिल्कुल नया है। फाइव, 4, 3, 2, 1, रोलिंग। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। गली, नुक्कड़, चौराहे, शहर से सूबे तक आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सही खबरों को सही हाथों में सौंपने तक, खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे न्यूज़रूम से आप तक। खबरों के साथ हम लड़ते हैं राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। सिर्फ खबरों की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, बल्कि जिम्मेदारी से खबर भी दिखाते हैं हम।
इसीलिए खबर एक्सपर्ट कहलाते हैं हम। खबर एक्सपर्ट आपको